हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका वीडियो हमने दे चुका हूं। आज एमसीक्यू देखेंगे, प्रैक्टिस करने की प्रयास करेंगे कि हमारा जो भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक से कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं। आपको ये जो क्वेश्चन हैं, आपको इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने की कोशिश करोगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो बहुत ही अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और विचार किया जा रहा है कि जो भी अगला जो सेशन बहुत ही जल्द यहाँ पे हिस्ट्री का सेशन शुरू करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए पहले आज का जो सेशन है इसको देखते हैं। और आपको यहाँ इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका जो एमसीक्यू ये है, इसका आप इस वीडियो के नीचे लिंक एक मिलेगा, वहाँ से एमसीक्यू आप पीडीएफ की तरीके से पढ़ भी सकते हो। लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। आजकल जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं 2, 4, 6, 10 दिन से जितने भी वीडियो हैं, उसका अगर आप पीडीएफ की तरीके पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जस्ट नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे लिंक मिलेगा vcleducationblog.blogspot.com। उस पर जाकर के आप उस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जितने लेक्चर लिए जा रहे हैं। तो चलिए आज के हम इस सेशन को जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसके बारे में जानने की कोशिश करें और एमसीक्यू जानने की कोशिश करें किस तरीके से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो केंद्र सरकार के जो व्यय की शक्ति होती है, जो केंद्र सरकार अपने खर्च को व्यय करती है, वो कौन नियंत्रित करता है? किसके पास ये नियंत्रण करने की शक्ति होती है? तो नियंत्रण करने की शक्ति होती है कि जो सरकार है वो व्यय को, मतलब जो धन है हमारे जो टैक्स से प्राप्त कर रही है, मतलब सरकार के पास जो भी आय आ रहा है वो अच्छी तरीके से प्रयोग कर रही है, नहीं प्रयोग कर रही है, उन सारी चीज़ों का उन सारी चीज़ों का नियंत्रण कौन करता है? उन सारी चीज़ों का नियंत्रण करता है अपना नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो इसके पास ये अधिकार होता है कि जो व्यय है, जो धन का व्यय हो रहा है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं। और इसका जो लेखांकन और परीक्षण का काम करने का होता है वो किसका होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चल दें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता है? जो वित्तीय लेन देन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना आय किसमें खर्च हो रहा है, ये सबका लेन देन वाला जो भी मैटर होता है उसका लेखांकन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो लेखांकन के लिए जिम्मेदार होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सेकंड वाला क्वेश्चन अपना हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षण के रूप में काम करता है। ये जिसके नहीं, किसके लिए होगा? किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार, संघ सरकार के लिए और ना राज्य सरकार के, यहाँ ना संघ सरकार के लिए होगा ना राज्य सरकार के लिए, ऐसा क्वेश्चन बना है। तो यहाँ देखो, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ये काम करता है, राज्य के लिए भी काम करता है, लेखांकन और परीक्षण का काम को होता है राज्य सरकार के लिए भी करता है, राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी करता है। किसके? राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए करता है। लेकिन 1976 में इसको जो लेखांकन का काम था वो ये ना करके इसको सीजीए को दे दिया गया, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को दे दिया गया। इसको कब? 1976 को दिया गया। और अब ये लेखांकन का काम कौन करता है? सीजीए करता है। कौन करता है? लेखांकन का काम करता है कौन? सीजीए। किसका? केंद्र सरकार का। लेकिन राज्य सरकार का लेखांकन और परीक्षण का काम कौन करता है? दोनों नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कह रहा है?
इसको आप नोट कर सकते हैं, ये वाला आपको कहीं भी पूछ सकता है। पीसीएस के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, आप वहाँ देख सकते हो ये चीज़ें कि मतलब ये जो लेखांकन वाला काम था इसको कब से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कब से अलग कर दिया गया, तो 1976 में आया था क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, किसके लिए काम करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसके लिए काम करता है, तो ये काम करता है संघ राज्य तथा राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। किसके, संघ राज्य और संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। केवल राज्य के लिए काम नहीं करता है, केवल संघ के लिए काम नहीं करता है, संघ तथा ना संघ ना राज्य के लिए, मतलब संघ और राज्य दोनों के लिए काम करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसमें व्यय पर किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, तो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। कार्यपालिका जो होती है यही क्या होती है कि हमारे जो धन होते हैं, धन का जो व्यय होता है वो कौन करती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका ही जो भी काम होता है वो करती है, तो धन का व्यय कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। तो इसी के ऊपर ये नियंत्रण करने का काम करता है कौन, लेखा परीक्षक जो होता है इसी को नियंत्रण करने का काम करता है। ये कहीं अपने जो भी धन है उसको सही तरीके से प्रयोग कर रही है कि नहीं प्रयोग कर रही, ये सब इसका काम होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम होता है कि इसको नियंत्रित करे, इसकी जांच करे, इसका लेखांकन और परीक्षण का काम करने की प्रयास करें। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो, लोक लेखा समिति जो होती है ये क्या होती है, जो इसका जो प्रतिवेदन होता है, इसके प्रतिवेदन जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन जब ये देता है तो इसके प्रतिवेदन की जांच करने का काम कौन करती है, लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति में कितने 22 सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। और जो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से इसमें कितने होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। और वहीं राज्यसभा से बात करें, और वहीं का राज्यसभा से बात करें तो राज्यसभा से कितने, 7 सदस्य होते हैं। कितने, 7 सदस्य होते हैं। और एक प्राक्कलन समिति होती है जो अनुमान के आधार पर जांच करने का प्रयास करती हैं संसद में। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई चल रही होंगी। तो यहाँ आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये क्या हो जाता है, का वाला आंसर आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, आपको कहीं भी इस सेशन से कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे देने की कोशिश करिए। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको उस कमेंट बॉक्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम देने की कोशिश करोगे उन सारे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके चलें और एक ही एग्ज़ाम में आपको मतलब पूछा जाए। जो हमारा सेशन होगा, हम सेशन ऐसा ले रहे हैं कि आपको इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम देने की जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको इस सेशन से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और हाँ, बाद में ये देखा जाएगा जैसे कि वन डे लेवल का जो थोड़ा लो लेवल से आते हैं, तो लो लेवल मॉडरेट लेवल्स आते ही हैं वनडे में, तो जीएस, तो उसके लिए जो 60 तरीके होंगे उसका हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसका अलग से प्रैक्टिस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए है जो इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन चाह रहे हैं, वो उन सभी के लिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये चलती है 6 वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 6 वाला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा, गलत। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। अब इसका कार्यकाल क्या होता है,
कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है उसी के आधार पर ये रहता है। अगर 6 वर्ष उसका कंप्लीट हो गया तब वो अपने पद से हट जाएगा, और 65 वर्ष यदि उसकी आयु हो जाती है तब वो अपने पद से हट जाएगा। और इसकी कार्यकाल की बात कर लिए, और इसके जो हटाने की प्रक्रिया है उसकी बात कर लें तो ये इसको क्या राष्ट्रपति हटा सकता है? क्या मतलब राष्ट्रपति इसको हटा सकता है? बिल्कुल। इसका जो हटाने की प्रक्रिया होती है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय के एकदम आधार पे होती है। मतलब संसद के दोनों सदन से क्या किया जाएगा, इसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति तब इसको इसको पद से हटा सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसका वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम नहीं करता है। आई होप कि 6 वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और हमने देख लिया कि जो इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी से अपने क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये वाला जो सेशन है बहुत ही अच्छे से सेशन हम ले चुके हैं। आप जाइए वीडियो को देखिए फिर क्वेश्चन को करिए, वीडियो को देखिए फिर क्वेश्चन को करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। चलिए 7 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है? पहली बात तो आप जान लेते हो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है इसका पद का सृजन अब ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। कि किसके संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक निकाय में जो भी चीज़ें हैं वो संविधान के द्वारा संविधान के द्वारा बनी है, तो संविधान के द्वारा बनी है, तो इसलिए तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती हैं। तो क्या हुआ, जो इसका महालेखा सृजन किया गया है, जो इसके पद का सृजन किया है वो किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त मतलब वो अपने पद से कब हटते हैं? जब उन नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर। बिल्कुल, अभी जो हम ऊपर ही क्वेश्चन को देख लिए थे कि जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति के 6 वर्ष तक या इनकी आयु जो हो जाती है 65 वर्ष, तब ये क्या करते हैं, अपने पद से हट जाते हैं। यदि इनकी आयु कितना है, 63 वर्ष मान लेते हैं, इनकी आयु 63 वर्ष है और ये क्या कर गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन गए, मतलब कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल इनका बन जाते हैं, तब ये कितने वर्ष तक काम करेंगे? 2 वर्ष तक काम करेंगे, क्योंकि इसके बाद इनकी क्या हो जाएगी, 65 वर्ष की आयु हो जाएगी, तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मतलब 6 वर्ष तक नहीं रहेंगे, ये सिर्फ 2 ही वर्ष काम करेंगे। यदि यहीं कहीं इनकी 59 वर्ष की उम्र में ये क्या करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनते हैं, तो इनकी 65 वर्ष आयु होने में 6 वर्ष लगेगा, तो ये 6 वर्ष तक पूरा कंप्लीट करेंगे अपना कार्य को। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे जो दिया है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद और 62 वर्ष की आयु के पूर्ण, ये अगर चुनाव आयोग वाला हमने सेशन लिया है, चुनाव आयोग वाले उसमें सेशन में देखोगे तो वो उनकी है, और ये मुख्य चुनाव आयोग की नहीं है, ये चुनाव आयुक्त की नहीं है, ये जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात है ये। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, ये उस वाले सेशन को प्रैक्टिस सेशन आपको देंगे, उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला सही हो जाता है, किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 9 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चले। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 9 नंबर वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 2-3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आता है संविधान के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बताया था, आर्टिकल 148 को जानने की कोशिश करोगे तो उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। क्या? इसके पद की व्यवस्था की गई है। तो इसकी पद की व्यवस्था कहाँ की गई है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत। और इसकी शक्तियों की बात करेगा तो शक्तियों की बात करेगा, कार्य और शक्तियाँ और कार्य की बात करेगा, तो ये आता है आर्टिकल अपना कितना, 149 आर्टिकल 49 और आर्टिकल 150 की बात करेगा तो इसमें क्या करता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रारूप लेखांकन का प्रारूप तैयार करता है, कि राष्ट्रपति जब इसे कहता है तो ये लेखांकन का जो प्रारूप होता है, प्रारूप लेखांकन
यहाँ लिख लो लेखांकन। लेखांकन का जो प्रारूप होता है, लेखांकन का प्रारूप तैयार करता है किसके आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? 150 आर्टिकल 150 के तहत की लेखांकन का प्रारूप तैयार करता है। और जो आर्टिकल 151 होता है, आर्टिकल 151 होता है, ये इस प्रारूप को किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है सेंट्रल में देगा तो राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इस आर्टिकल के तहत ये कहाँ संसद में रखवाने का काम करेगा, कहाँ संसद में रखवाने का काम करेगा। और इसी आर्टिकल के तहत अगर राज्य में देने का कोशिश करेगा तो प्रतिवेदन, तो वो किसको? लेखांकन और प्रारूप, लेखांकन का जो प्रारूप होगा वो राज्य में देने की कोशिश करेगा। किसके पास? राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल इसको कहाँ देगा? राज्यपाल इसको कहाँ? विधानमंडल जो होती है उसमें रखवाने का काम करेगा। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है वो 148 हो जाता है, जो इसको नियुक्ति के बारे में बताता है। और अच्छा, यहाँ देख लें तो ये आता है अपना वित्त आयोग के बारे में आता है, ये वित्त आयोग के बारे में आता है, लेकिन वित्त आयोग का भी हमने सेशन लिया नहीं है। तो जो इसके बाद स्टेट जो सेशन चल रहा है, तो सेशन 1-2 सेशन के बाद वित्त आयोग वाला सेशन आ जाएगा, उसमें हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और आर्टिकल 76 से ये किसके बारे में बताता है? ये महान न्यायवादी की व्यवस्था करता है, महान न्यायवादी की व्यवस्था करता है, महान न्यायवादी की व्यवस्था करता है। और ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का काम करता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का ये आर्टिकल है। आई होप कि ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। मतलब अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, 76 महान न्यायवादी की व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 148 ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है, और 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो चलिए, और इसमें हमने ये भी देख लिया 149 के अंतर्गत इनकी शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 150 में क्या होता है कि इसके लेखांकन का प्रारूप तैयार करता है, 151 के तहत राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? उसे संसद में पेश करता है। चलो, यहाँ तक तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, जो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद की नियुक्ति करने का वर्जित है? किसी दूसरे पद पर वर्जित है उसे नियुक्त करने के लिए, मतलब सरकार के अधीन किसी नियुक्ति करने के बाद, यहाँ होना चाहिए, नियुक्ति करने के बाद वर्जित है। अच्छा, यहाँ पर ही रहेगा। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जित है? मतलब सेवानिवृत्त मतलब उसके जब वो अपना कार्यकाल समाप्त कर चुका हो, कार्यकाल के बाद, अपने कार्यकाल के बाद वो किसी दूसरे सरकार के अधीन किसी दूसरे पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। वो कौन होता है? वो होता है अपना कंट्रोलर एडिटर जनरल, मतलब महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है। ये क्या होता है कि मतलब वो अपनी अगर सेवानिवृत्ति कंप्लीट कर चुका है, मतलब वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है, अपनी सेवा दे चुका है, तब उसके बाद उसका कोई दूसरा पद वो जाकर के सरकार के अधीन कोई भी दूसरा पद जाकर के धारण नहीं कर सकता है। इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कोई भी टिप्पणी की गई हो तो उस पर कोई भी कार्रवाई करना हो, तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? वो अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद को ही ये होता है कि वो इसके जो भी टिप्पणी होती है उसके ऊपर ये जवाब दे सकता है, ये कुछ कर सकता है। तो इसके जो अंतिम जिम्मेदारी का काम कौन करता है? वो संसद करती है। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्न में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? संसद के किस समिति से जुड़ा हुआ होता है प्राथमिक रूप से? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति हमने बताया कि ये जो संसद होती है, संसद में ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, ये दोनों क्या होती है? एक बहन के रूप में काम करती हैं। मतलब प्राक्कलन समिति जो होती है संसद में होती है, ये अनुमान के आधार पर जो
जो धन व्यय हुआ होता है उसको अनुमान के आधार पर ये जांच करने का प्रयास करती है, जो प्राक्कलन समिति होती है। और लोक लेखा समिति जो होती है, ये लोक लेखा समिति क्या होती है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन दिया जाता है, उस प्रतिवेदन की जांच करने का काम कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। और इसमें हमने बताया कि लोक लेखा समिति में हमने ऊपर बता चुका है कि जिसमें कितने 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। और वहीं राज्यसभा से बात करोगे तो राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कितने, 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ये दोनों बहन के रूप में काम करते हैं। और यहाँ देखो महालेखा परीक्षक की प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से समिति के जुड़ाव हुआ है, ये होता है किसके, लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक रूप से जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है संसद के किस समिति से जुड़ा होता है, लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बात वही है, मित्र और दार्शनिक के रूप में काम कौन करता है, वो लोक लेखा समिति होती है जो इसका मित्र और दार्शनिक के रूप में काम करने का काम करती है। तो चलिए अगले अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। और मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन किसको, देखो हमने ऊपर ही चर्चा की है, जो आर्टिकल 151 के तहत क्या करता है, जो प्रतिवेदन देता है वो किसको देगा, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक देगा किसको, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को कहाँ, अगर संसद जो केंद्र में देगा तो राष्ट्रपति को देगा, और राज्यपाल को कहाँ देगा, राज्यपाल को। जो राज्यों के लिए जो लेखांकन उखांकन को जो तैयार करता है, जो प्रारूप तैयार करता है राज्य के लिए, वो राज्यपाल को देगा, और जो केंद्र के लिए तैयार करता है वो राष्ट्रपति को देगा। तो ये आर्टिकल 151 के तहत ये कहाँ ले जाएगा, इसको संसद में पेश करने की कोशिश करेगा, और ये आर्टिकल 151 के तहत ये कहाँ, राज्य के विधानमंडल में पेश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे राज्य वाले का कोई बात कहीं नहीं गई है। तो हम घा वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। घा वाला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति को। तो अपना किसको, लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। देखो प्रतिवेदन, अब ये देखो राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति संसद में ले गई, तो ये जो प्रतिवेदन था उसको प्रस्तुत प्रतिवेदन पर समिति, कौन सी ऐसी समिति है जो उस पर कार्य करती है। अब उस प्रतिवेदन का जांच जो कौन करेगी, वो लोक लेखा समिति होती है जो उसकी जांच करती है। तो कौन करती है, लोक लेखा समिति जो होती है उसके प्रतिवेदन की जांच करती है कौन, लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। पद को देखो हमने बताया था कि जो सेशन ले रहे थे, तो इसके जो पद को राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न नहीं किया गया है, मतलब कि राष्ट्रपति से नियुक्त करता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति अपने अनुसार इसे हटा नहीं सकता है। हटाने का क्या रीज़न इसका था कि अगर ऐसे ही कर देते तो कोई, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता तो ये होता कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता था। मतलब जो भी व्यय है उस पे व्यय पे ये अपना लेखांकन और प्रारूप तैयार करता है, परीक्षण करता है। तो और जो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करता है। और तो राष्ट्रपति किसका होगा, सरकार का होगा, सरकार के अनुसार काम करता है। तो इसलिए इसके जो है, इसको आप जो पद होगा, इसको पद को स्वतंत्र रखने के लिए ये अच्छे से काम कर सके, इसको क्या किया गया कि राष्ट्रपति इसे अपने अनुसार नहीं हटा सकता। तो इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको हटाने की प्रक्रिया जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उस प्रकार से इसको हटा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटता है, उसको संसद के दोनों सदन होते हैं, उसको 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव लाया जाता है, 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पद से हटा पाता है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसके हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो किसके तरीके होगी, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तरीके होगी उसके हटाने की प्रक्रिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में सही नहीं है। तो यह
भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। बिल्कुल, भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो क्या होता है, भारतीय लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है? बिल्कुल नहीं, इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर होता है। मतलब लेखांकन और परीक्षण का काम जो होती है केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के लिए करती है। लेकिन अब जो है CGA जो होता है लेखांकन का काम करती है किसका, केंद्र सरकार का लेखांकन का काम कौन करती है, CGA करती है। कब, 1976 से इसको अलग कर दिया गया। केंद्र सरकार का जो लेखांकन का काम करेगी CGA करती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ही, दूसरा ही ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपको अच्छे तरीके से आप इसको देखे होंगे, आप इसको पढ़ने की कोशिश किए होंगे, और हमने जो वीडियो दिया है, वीडियो के नीचे लिंक दिया है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका ऑप्शन निकल गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है सही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यही हो जाता है सही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यही सही हो जाता है। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलो हम ऐसे ही देख लेते हैं। इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी फंड होते हैं उसको संरक्षण करने का काम कौन करता है, यही करता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। और संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, यही होगा। तो चलो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 18 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखने की कोशिश करें। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ होगा परीक्षक भाई साहब, परीक्षक होगा, महालेखा परीक्षक के बारे में सही है। क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही है। ये देखो का दो ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है। नीचे वाला ऑप्शन ये वाला यहाँ से देखेंगे तो इसमें देखो क्या, इसमें क्वेश्चन फिर से आप देख लेंगे, थोड़ा बड़ा से है तो थोड़ा कुछ करते हैं, छोटा करते हैं। हाँ, तो पूरा अब आ गया। यहाँ देखो क्या, निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा ये गलत है। कहाँ से देखिए, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यहाँ देखो सही है। चलो इसको हम देख लेते हैं ऐसे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद से रह सकते हैं। 62 वर्ष की आयु तक नहीं भैया, हमने देखा है कि वो कितने, इनका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या कितना 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष उनको नियुक्ति होती है और उसकी 65 वर्ष अधिकतम आयु होती है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसे संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं भैया, संसद इसका प्रस्ताव पारित कर सकता है लेकिन संसद हटा नहीं सकता। हटाने का काम कौन करेगा, हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भैया, राष्ट्रपति करता है हटाने का काम। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, बिल्कुल नहीं भैया। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा नहीं सकता। मतलब इसको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरीके होनी चाहिए, तब इसको पद से हटाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये होता है जब चाहे राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। तो ये प्रसाद प्रयत्न ये राष्ट्रपति का नहीं काम करता। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है ये, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलो अगले वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकदार क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन रखा गया है। और 19 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चले तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, इसको हम देख लिए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसको हटाया जा सकता है। इसको तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। तो इसके बाद क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। देखो यहाँ कौन सा कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है, वह केंद्र सरकार
के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल, वह राष्ट्रपति को जो केंद्र सरकार से लेखों का परीक्षण जो केंद्र के लिए जो प्रारूप तैयार करता है वो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को ही देता है। और इसके बाद आगे जो है ये क्या कर रहा है, भारत की जो संचित निधि होती है, निधि नहीं, संचित निधि की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, उसको लेखांकन परीक्षण करता है, केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों का लेखा परीक्षण तैयार करता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब क्या कह रहा है कि वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, जो राज्य सरकार से संबंधित लेखों की रिपोर्ट संसद में रखता है, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये काम ही नहीं होता है किसी रिपोर्ट को क्या करें संसद या विधानमंडल में रखना। इसका रिपोर्ट का ये काम क्या होता है, ये जो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है ये तो राष्ट्रपति को देगी। किसको? राष्ट्रपति को देगा। और किसको? राज्य में है तो राज्यपाल को देगा और केंद्र में है तो राष्ट्रपति को देगा। अब ये राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 151 के तहत ये जा करके कहाँ संसद में पेश करेगा और ये कहाँ विधानमंडल में पेश करेगा। तो आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और मतलब कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ये वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। उसने परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कौन सा काम नहीं है पूछा था, तो ये कौन सा काम ये नहीं है कि वो रिपोर्ट को संसद में रखना उसका काम नहीं है। इसका काम कौन है, इसका काम किसका है, वो राष्ट्रपति का काम है। वो राज्य का अगर है तो इसको देगा रिपोर्ट, किसको देगा, राज्यपाल को। और राज्यपाल का काम होता है को जा करके कहाँ रखे, राज्य विधानमंडल में रखे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। इसका निर्धारण करने का काम करता है कौन, संसद होती है। क्योंकि जो भी टिप्पणी करने का बाद काम होता है इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, वो किसके पास ही होता है, वो संसद के पास होता है कि इसके जो भी टिप्पणी कर सके संसद ही कर सके। तो इसका जो भी कुछ है तो वो सेवा शर्तों का निर्धारण करने का काम होता है, वो कौन करता है, वो संसद ही करता है। चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है आगे, निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को है। किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार संसद को है, किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को है, संचित निधि। बिल्कुल, संचित निधि के लिए ये है ही। और भारत की संचित निधि, राज्य की संचित, बिल्कुल सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए काम करता है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, बिल्कुल जहाँ संघ शासित प्रदेश जहाँ क्या है विधानसभा है, वहाँ ये क्या होगा कि ये उसके लेखा समीक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है, लेखा समीक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास होता है। और हमने बताया कि लेखांकन का काम जो सेंट्रल सरकार के लिए होती है वो कौन करता है, सीजीए करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाता है, आपका ऑप्शन घ वाला, आपका ऑप्शन पूरा सही हो जाता है। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ और कुछ है। तो चलिए आपने 22 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिया। 22 नंबर तक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ये पूरा सेशन देख लिया, तो आप नियंत्रक महालेखा परीक्षा से कोई भी क्वेश्चन, एनी भी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम देने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। कुछ प्रैक्टिस के साथ चलेंगे, कुछ हिस्ट्री का भी सोच रहे हैं चालू करने का। तो हिस्ट्री का भी सेशन बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट होने की कोशिश रहेगी, स्टार्ट करने की। और हिस्ट्री में कोशिश करेंगे मेडुअल हिस्ट्री से, जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बनते हैं। और मेडुअल हिस्ट्री के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसका कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी तो पॉलिटी ही हमारा कवर हो रहा है। पॉलिटी का जो भी वनडे लेवल का जो भी वनडे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 3 से 4 वीडियो में पूरी कंप्लीट पॉलिटी आपकी बनी रखी है प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जा कर के 3 से 4 वीडियो का है, उसमें देख सकते हैं। आपको वनडे लेवल का जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। और प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आप यहाँ से करते रहिए। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।